बिहार के मध्यकालीन इतिहास। अगर इससे पहले आप 2 सेशन नहीं देख पाए हैं, बिहार का प्राचीन इतिहास और बिहार के सामान्य परिचय, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से उस दोनों वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं मध्यकालीन बिहार। मध्यकालीन बिहार की हम बात करें तो 12वीं सदी के अंत तक तथा 13वीं सदी के आरंभ में बिहार पर तुर्की आक्रमण हुए। 1197 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार पर पहला आक्रमण किया गया। बिहार तथा बंगाल जीतने वाला पहला तुर्क मुसलमान बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी के बंगाल अभियान के समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। बख्तियार खिलजी का बिहार में पहला सफल आक्रमण दरभंगा पर हुआ और 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने दरभंगा को जीत लिया। बख्तियार खिलजी का शासन व्यवस्था कर्मनाशा नदी के पूरब की ओर था। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ही ध्वस्त करवाया था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त करवाया था? तो आंसर होगा क्या? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। और नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया किसने था, ये हमने आपको कल के सेशन में पढ़ाया है प्राचीन इतिहास में, और कल के डीएनए के सेशन में। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। कमेंट में आप लोग उत्तर देंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था। बख्तियार खिलजी ने बख्तियारपुर शहर की स्थापना कराई। अब हम देखते हैं सल्तनत कालीन बिहार को। चूहा बहुत परेशान कर रखा है। सल्तनत कालीन में बिहार में पहला है मुगल वंश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने बिहार को दिल्ली का अधीन किया। गुलाम वंश के तहत। गुलाम वंश कब से कब तक चला? 1206 से 1290 तक। इल्तुतमिश ने बिहार क्षेत्र में सूबेदार मलिक जनी को नियुक्त किया। बलबन ने दक्षिण बिहार के गया क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया। यह जानकारी हमें गया के राजा वनराज के अभिलेख से प्राप्त हुआ है। खिलजी वंश और हम बिहार को देखते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस्लाम खां को दरभंगा भेजा। इस्लाम खां ने दरभंगा के शासक शक्र सिंह को पराजित किया। बाद में शक्र सिंह ने इस्लाम खां को पराजित किया। फिर जब दोनों एक दूसरे को एक एक बार पराजित किया तो वहाँ पे क्या हो जाता है? मित्रता, मतलब संधि। जब आप युद्ध लड़ने जाते हैं, अपने दोस्त से झगड़ा करते हैं तो एक घुसा आपने मारा और बराबर की घुसा उधर से भी लगता है, तो फिर क्या हो जाता है? संधि। तुगलक वंश और बिहार। तुगलक वंश के दौरान बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। मुहम्मदीन तुगलक ने दरभंगा में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। मुहम्मदीन तुगलक ने दरभंगा का नाम तुगलकपुर रख कर दिया तथा संपूर्ण तिरहुत का नाम परिवर्तित कर तुगलकाबाद कर दिया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सैयद वंश और बिहार। इस वंश की स्थापना खिज्र खां द्वारा किया गया था। सैयद वंश की स्थापना कौन किया था? तो खिज्र खां ने। सैयद वंश की स्थापना कौन किया था? खिज्र खां ने। सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? खिज्र खां ने। खिज्र खां का कोई भी प्रभावी आक्रमण बिहार के क्षेत्र में नहीं हुआ। इस कारण से बिहार के ज़्यादातर हिस्से सैयद वंश के शासनकाल से स्वतंत्र रहा। अब हम बात करते हैं लोधी वंश और बिहार की। तो लोधी वंश कब से कब तक चला? 1451 से 1526 तक। तो सिकंदर लोधी ने दरिया खां नुहानी को जौनपुर भेजा। दरिया खां नुहानी ने जौनपुर में सरकी वंश के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित किया। सरकी वंश यूपी के जौनपुर से बिहार के पश्चिमी भाग तक विस्तृत था। बिहार में नुहानी वंश की अगर बात करें तो दरिया खां नुहानी का पुत्र
बहार खां नुहानी ने स्वतंत्र शासन की स्थापना किया। इस प्रकार बिहार में नुहानी वंश के संस्थापक बहार खां ने नुहानी या मुहम्मद शाह को माना जाता है। बिहार में अफ़गानी शक्तियों का स्थापना नुहानी शासकों को माना जाता है। बहार खां नुहानी ने अपनी पुत्र जलाल खां के लिए अंगरक्षक के तौर पर फरीद खां को नियुक्त किया था और बहार खां नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दिया। बहार खां नुहानी ने फरीद खां को क्या कहा? शेर खां। बिहार में अफ़गानी शासन की हम बात करें तो नुहानी वंश के पतन के बाद दूसरी बार एक मजबूत अफ़गानी शक्ति के रूप में शेर शाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना किया। शेर शाह सूरी की शासनकाल 1540 से 1555 तक रहा और इस वंश की स्थापना शेर शाह सूरी ने 1540 में किया था। तो अफ़गानी नुहानी वंश की स्थापना किसने किया था? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी की बात करें तो 1472 में उनका जन्म बिहार के सासाराम में हुआ था। बचपन का नाम फरीद खां था। पिता हसन खां सासाराम के जागीरदार और अपनी शिक्षा दीक्षा जौनपुर से प्राप्त किए। फरीद खान ने नुहानियों के दरबार में नौकरी की और चंदेरी के युद्ध के समय शेर शाह सूरी बाबर के सेना में शामिल था। इसी दौरान शेर शाह ने कहा, अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो बहुत जल्द भारत से मुगलों को खदेड़ देंगे। आगे चलकर शेर शाह सूरी ने बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग का प्रशासक बना। 1534 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने बंगाल की सेना को हराकर सूरजगढ़ को जीता और 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया तथा शेर शाह की उपाधि धारण की। 1540 ईस्वी में पुनः हुमायूं के साथ कन्नौज में एक जबरदस्त युद्ध हुआ। इसमें हुमायूं बुरी तरह से पराजित हुआ। अंततः हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। इस प्रकार शेर शाह सूरी ने भारत में एक दृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना किया। 10 जून 1540 ईस्वी को शेर शाह सूरी ने आगरा में अपना राज्याभिषेक कराया। शेर शाह सूरी ने राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र को बनाया और 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी का मारवाड़ अभियान हुआ, जहां के राजा मालदेव था। शेर शाह सूरी को किसी प्रकार से जीत हासिल हुआ, जिसके पश्चात शेर शाह सूरी ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारा साम्राज्य खो देते। पंद्रह सौ 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी का कालंजर अभियान के दौरान तोप का बारूद कालंजर की दीवार से टकराकर शेर शाह सूरी के ऊपर गिर जाने से शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गया। शेर शाह के तोप का नाम असप्पा एवं उक्का था। कालिंजर के राजा किरत सिंह थे। शेर शाह सूरी के द्वारा किए गए परिवर्तन, राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया। रोहतास का किला संधि में बनाया। शेर शाह सूरी ने एक दुर्ग पाटलिपुत्र में बनवाया था। उन्होंने बंगाल से पेशावर तक सड़कों का पुनः निर्माण करवाया, जिस कारण उन्हें सड़के आजम कहा गया। उन्होंने प्रत्येक कोस पर सरायों अतिथि गृह का निर्माण करवाया। सरायों के माध्यम से प्रचलन काफ़ी तेज हुआ। शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित सड़क को अंग्रेजों ने जीटी रोड कहा। वर्तमान बिहार के औरंगाबाद तथा गया आदि जिलों में यह मार्ग गुजरता है। शेर शाह सूरी ने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं सासाराम में करवाया था। शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद इस्लाम सूरी ने मकबरे का कार्य पूरा करवाया। यह मकबरा इंडो इस्लामिक स्थापत्य का उदाहरण है। कनिंघम ने शेर शाह सूरी के मकबरे को दूसरा ताजमहल कहा। 1545 से 1555 तक शेर शाह सूरी के वंशजों को किसी प्रकार साम्राज्य में चलाया। अतः 1555 में हुमायूं के द्वारा मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित कर दिया और 78 ग्रेन चांदी को रुपया एवं तांबा के सिक्कों को दाम कहा गया। आगे 1-2 पेज है, आप यहाँ से पढ़ लेंगे।
चलिए आज के सेशन में इतना ही, फिर हम मिलते हैं कल की सेशन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।